Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे मेरा टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली आप लोग इंस्टाग्राम पर जाओगे और सर्च बॉक्स में टाइप करोगे दीपक यादव एजुकेशन, आपको मेरी आईडी मिलेगी। वहां पर कनेक्ट होकर आप मुझसे अपनी सारी क्वेरीज को पूछ सकते हो। साथ ही साथ डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना। आज भी हमारा टारगेट 2K प्लस लाइक्स का रहने वाला है। तो यह है आज का सबसे पहला और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। खासकर इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 1 से रिलेट कर सकते हो। हम लोग चर्चा करने वाले हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के बारे में। खासकर यहाँ पे फोकस किया जा रहा है हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के बारे में। तो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को लेकर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम होने वाला है, ये कितना ज़्यादा कारगर साबित होगा इंडिया की इकोनॉमी के लिए, कितना ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल हो सकता है, वो भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 1 और साथ ही साथ 3 से आप लोग रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ज़रूर से ध्यान रखना। पहली चीज़ तो इशू क्या है, देखो इशू यहाँ पर यह है कि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने उद्घाटन किया है लोटा शॉप का। ये जो शॉप का उद्घाटन किया गया है, यह न्यू दिल्ली में नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम पर उद्घाटन किया गया है। और ये काम जब कर ही रहे थे तो उसी के साथ ही सरकार ने एक जोर दिया किसके ऊपर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के ऊपर। ये जो प्रोग्राम है ये कहीं ना कहीं हमारे कंट्री में जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर मतलब जहाँ पर चीज़ों को हाथ से बनाया जा रहा है, पॉटरीज, स्कल्पचर्स, ये सारी चीज़ें हो गई। तो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर हो गए, साथ ही साथ जो हमारे आर्टिजन्स यानी जो कारीगर हो गए, इन सबको एक बूस्टअप देगा। इन सब के लिए एक बहुत अच्छा ये प्रोग्राम बताया जा रहा है। हालांकि इस प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो काफ़ी पहले हो चुकी थी। अब केंद्र सरकार को ये प्रोग्राम पसंद आया तो इन्होंने यहाँ पर और ज़्यादा वाइड लेवल पर इसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में फोकस किया गया है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, ताकि हम अपने कंट्री के अंदर हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकें। और ख़ासकर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं यानी कि इस सेक्टर के अंदर, और ये जो सेक्टर है ये ज़्यादातर आपको काम करता हुआ या फिर ज़्यादातर प्रोमिनेंट आपको एक गांव वाले एरिया में देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे लोगों को और भी ज़्यादा रोज़गार मिलेगा। ये हमारा फोकस था इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लेकर। तो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था पहले तो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार के थ्रू साल 2018 के जनवरी महीने में। अब क्या हुआ, जब इन्होंने लॉन्च किया तो काफ़ी टाइम बाद देखा गया कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिल चुकी है। तो सक्सेस मिलने के बाद में जब देखा कि हाँ केंद्र सरकार ने कि काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोग्राम काम कर रहा है, तो उसके बाद केंद्र सरकार ने भी यहाँ पर इसको अडॉप्ट कर लिया। देन ये जो आज के टाइम पर इनिशिएटिव है इसको एक दूसरे इनिशिएटिव के साथ में लेकर चलाया जा रहा है। दूसरा इनिशिएटिव क्या है, डिस्ट्रिक्ट एज अ एक्सपोर्ट हब। अब इसका मतलब क्या है मैं आप लोगों को थोड़ी देर में समझाता हूं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। पहले अगर हम लोग बात करें ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है। देखो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यह है कि हम लोग क्या कर सकें कि हमारे देश में आपको बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करें और उनका जो भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है यानी कि उन्होंने यहाँ पे जो भी अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर हाथ से सामान को बनाया है, जो भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है उसको प्रमोट कर सकें, वहाँ पर एक हम लोग ब्रांड को एस्टेब्लिश कर सकें। जिससे क्या होगा, इंडिया के अंदर जो हर एक डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर कैपेबिलिटी आएगी, यानी क्षमता आएगी कि वो यहाँ पे इन चीज़ों को बनाने के बाद में एक्सपोर्ट कर सके। तो उन डिस्ट्रिक्ट से इन सामान को एक्सपोर्ट करने में भी यहाँ पे सरकार जो है वो मदद करेगी इस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसी वजह से बोला गया है जो डिस्ट्रिक्ट है हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा और वहाँ से जो हैंडीक्राफ्ट वाले सामान हैं वो सारे यहाँ पर अगले देशों में भेजे जाएंगे, उनको एक्सपोर्ट किया जाएगा। और एक्सपोर्ट करने में यहाँ पे सरकार मदद करने वाली है इस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के माध्यम से। ये क्लियर हो जाना चाहिए। इससे एक और फ़ायदा मिलेगा, फ़ायदा ये मिलेगा कि जो हमारा इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत का, तो वहाँ पे उसकी तरफ हम लोग बढ़ पाएंगे, यानी कि खुद अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सामान को इंडिया में बनाया जाएगा, बनाने के बाद में हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो इससे उस डिस्ट्रिक्ट का ओवरऑल डेवलपमेंट होता हुआ नजर आएगा, ज़्यादातर लोगों को रोज़गार मिलेगा। फिर वही सामान जब आगे जाकर बिकेगा तो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए रेवेन्यू जनरेशन भी होने लगेगा।
अब हैंडीक्राफ्ट सेक्टर की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो अपने आप में हैंडीक्राफ्ट सेक्टर इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। हैंडीक्राफ्ट वो आइटम्स है जो कि मैंने आपको बताया हाथ से बनाए जा रहे हैं बहुत सिंपल तरीके से, कोई भी इंटेंस मशीन की यहाँ पे आवश्यकता है नहीं। बेसिक से आर्ट्स और क्राफ्ट्स के माध्यम से हम लोग इन हैंडीक्राफ्ट्स को बना रहे हैं, जहाँ पे पॉटरीज, स्कल्पचर्स, पोस्टर्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो। देन मेंशन ये किया जाता है कि जो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है ये इंडिया की रूरल इकोनॉमी के लिए, यानी कि जो गांव वाली इकोनॉमी है उनके लोगों के लिए एक बैकबोन है, एक रीढ़ की हड्डी है। मतलब बेसिकली इंडिया के लिए रीढ़ की हड्डी आपको देखने को मिल जाती है। तो इंडिया की रूरल इकोनॉमी को और ज़्यादा बढ़ावा देने वाला है ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का प्रोग्राम। इसमें क्या होगा, इंडिया के अंदर जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हैंड प्रिंटेड टेक्सटाइल हो गया, या हाथ से कढ़ाई बुनाई वाले सामान हो गया, जरी गुड्स हो गए, या स्कल्पचर, पॉटरी, ग्लासवेयर, अगरबत्ती, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि हाथ से बनाई जा रही हैं। तो इसको एक पहचान मिलेगी, इसको हम लोग प्रमोट करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे इसी प्रोग्राम के तहत आगे बढ़ावा देंगे, ताकि जो लोग हैं जो कि इसको बना रहे हैं उनको ढेर सारा फायदा मिल सके। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों आप देख पा रहे हो, ये सब यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट के ही प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं। अब हैंडीक्राफ्ट से अभी तक इंडिया को कितना फ़ायदा मिला है, प्लस यहाँ पे और हम लोग कितना जनरेशन कर सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। जब व्यापार के बारे में चर्चा करते हैं तो इंडिया यहाँ पर आप कह सकते हो वन ऑफ द लार्जेस्ट हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री है, यानी कि एक ऐसा देश है जो कि बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट हैं इनको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। मार्च 2022 की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो जितना भी हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट था हमारा, उसमें हम लोगों ने बहुत तगड़ा रेवेन्यू जनरेशन किया है। ये हम लोग बात करें मार्च 2022 की, ठीक है ना, जो अभी महीना निकला है। तो मार्च 2022 का जो रेवेन्यू जनरेशन था वो लगभग एक महीने का 174.26 मिलियन यूएस डॉलर्स का था। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करके कमाया था। और ये जो रेवेन्यू जनरेशन हुआ है मार्च 2022 का, ये फरवरी से भी ज़्यादा था। तो लगातार हैंडीक्राफ्ट का जो हमारा सेक्टर है वो मजबूत होता जा रहा है। इनफैक्ट ये तो हम लोग 2022 के कुछ महीने की चर्चा कर रहे हैं। अगर हम लोग ओवरऑल पिछला साल देखें, साल 2021-22 का, तो साल 2021-22 में जितना भी हमारा हैंडीक्राफ्ट था उसका टोटल जो हमने एक्सपोर्ट करके कमाया है वो था 4.3 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि अपने आप पे ये हैंडीक्राफ्ट सेक्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कितना ज़्यादा बड़ा सेक्टर देखने को मिलता है। तो इसी को ही आगे और मजबूत करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को लाया जा रहा है। बेसिकली वो है ही हमारे पास, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। अब इस हैंडीक्राफ्ट सेक्टर का इंपॉर्टेंस भारत के लिए क्या, ये भी ध्यान रखना, आपको ये मेंस में एज वेल एज प्रीलिम्स में भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट इसका सिग्निफिकेंस ये देखने को मिलेगा कि देखो एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे लोग क्या कर पाएंगे, यहाँ पे उन लोगों को रोज़गार मिल पाएगा और बहुत सारे लोग आज के टाइम पर भी काम कर रहे हैं और खासकर गांव वाले एरिया में रोज़गार मिल रहा है लोगों को। हैंडीक्राफ्ट अभी भी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे इंडियन इकोनॉमी का, जहाँ पर 7 मिलियन से ज़्यादा लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हो 70 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोग वर्क कर रहे हैं। देन उसके बाद एक और अच्छी बात यह है कि ये सेक्टर इको फ्रेंडली है। ये इसका सबसे मेजर इंपॉर्टेंस है। इको फ्रेंडली का मतलब यह है यहाँ पे कुछ ऐसा सामान नहीं बना रहे हैं जिससे हमारे एनवायरमेंट को खतरा पहुँच रहा है। यहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनिक वे में करा जा रहा है, तो हमारे एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं हो रहा, कोई जीरो मतलब कोई वेस्ट वगैरह नहीं जनरेट हो रहा जो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। बाकी कुछ चैलेंजेस भी हैं ऑब्वियसली, जो यहाँ पे हमारे कारीगर हैं, जो आर्टिजन्स हैं, वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी फेस कर रहे हैं, जैसे कि प्रॉपर फंडिंग ना होना, उनके पास प्रॉपर पैसा ना होना, प्लस मार्केट इंटेलिजेंस ना होना, अपनी मार्केटिंग ना कर पाना। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम के तौर पर देखी जाती हैं। बाकी यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सरकारी स्कीम्स हैं, बहुत सारी सरकारी स्कीम्स को लेकर आया गया है ताकि हम लोग इन कारीगरों को सपोर्ट कर सकें। जो भी ये लोग चैलेंज फेस कर रहे हैं उनको वहाँ पे हम लोग ख़त्म कर सकें। साथ ही साथ अभी यहाँ पर कुछ ट्रेड प्लेटफॉर्म्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, जैसा भी क्राफ्टजे नाम का एक प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा। ये आया जहाँ पे इंडियन आर्टिजन्स यानी जो भारत के कारीगर हैं उनको एक सपोर्ट मिलेगा, वो अपने सामान को वहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे, उसका वहाँ पे व्यापार कर पाएंगे। प्लस हमारा फोकस ये कि हम लोग टेक्नोलॉजी को भी इस पर्टिकुलर सेक्टर में लेकर आएँ, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी पीछे है इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर में। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स जो कि और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं इस वाले सेक्टर को। बाकी एक्सपोर्ट वर्सेस इंपोर्ट की बात करें तो पिछले 5 सालों को अगर हम लोग देखते हैं तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट का जो एक्सपोर्ट है वो 40% से बड़ा है। तो एक अपने आप में अच्छी बात है। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे कंट्री की ग्रोथ के अंदर कंट्रीब्यूशन हो रहा है।
और जब हम लोग बात करते हैं एक्सपोर्ट की, तो हमने किसी ना किसी देश में बेचा होगा, तो यूएस के अंदर हम लोगों ने बहुत सारा एक्सपोर्ट किया है, बहुत सारा सामान भेजा है। तो ये यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं एक अच्छा सेक्टर है, जहाँ पे थोड़ा सा और काम किया जाए तो इसको और ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। हम अपनी एक पहचान क्रिएट कर सकते हैं एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कीम के रिगार्डिंग एक क्लैरिटी मिल चुकी है। बाकी यहाँ पे कुछ सरकारी इनिशिएटिव्स बताए हैं, सरकार ने क्या क्या काम किया है इस हैंडी क्राफ्ट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, तो इसके बारे में आप लोग डिटेल से पढ़ सकते हो। मैं आपको हेडिंग बता देता हूँ। जैसे अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना हो गया, मेगा क्लस्टर स्कीम हो गया, देन उसके बाद में मार्केटिंग सपोर्ट सर्विसेज स्कीम हो गई, देन उसके बाद रिसर्च और डेवलपमेंट स्कीम हो गई, नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गए। ये सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर सरकार ने लेकर आए हैं। ये सरकार की इनिशिएटिव्स हैं जो कि कहीं ना कहीं हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को और ज़्यादा मजबूत करने में मदद करते हैं। तो मेंस में पूछ लिया जाता है स्कीम के बारे में भी, तो आप लोग एक बार उसके ऊपर भी नज़र मार सकते हो। बाकी पीडीएफ तो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा ही दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर उसमें से यहाँ पर ये चीज़ें पढ़ सकते हो या पीडीएफ अपने पास रख सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को यहाँ पे सारी बातें काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है क्या, कि एक डिस्ट्रिक्ट को हम लोग एक एक्सपोर्ट हब बना दें, और वो खासकर कौन से वाले एरिया में, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के एरिया में। इससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की जो रूरल इकोनॉमी है, जो गाँव वाली एरिया में जो लोग रह रहे हैं, उनको डेफिनेटली बहुत सारा बेनिफिट पहुँचने वाला है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब जो अगला आर्टिकल होने वाला है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोगों ने यहाँ पर थंबनेल देख लिया होगा। थंबनेल के अंदर मैंने मेंशन किया है क्या, एल्बिनिज्म। तो डिस्कस करेंगे ये एल्बिनिज्म होता क्या है। अभी ये मतलब एक यूनिक सी चीज़ है, तो आर्टिकल काफ़ी चर्चा में था, थोड़ा सा पुराना हो चुका है, लेकिन यहाँ पर मैंने सोचा आपको यहाँ पर इसके बारे में पता होना चाहिए। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। तो इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे को हर साल हम लोग ऑब्जर्व करते हैं 13 जून को। तो अभी 13 जून को ये दिन को ऑब्जर्व किया गया। हम लोग इसलिए ऑब्जर्व करते हैं ताकि जो भी व्यक्ति एल्बिनिज्म से पीड़ित हैं, एल्बिनिज्म से सफ़र कर रहे हैं, उनके प्रति यहाँ पर एक अवेयरनेस, एक जागरूकता फैलाई जाए, और उनके प्रति जो भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो रहा है, उस डिस्क्रिमिनेशन को कम किया जाए। एल्बिनिज्म आप समझ गए होंगे, यहाँ पर इस वाली यहाँ पर पर्सन को आपको एल्बिनिज्म देखने को मिलेगा। आपने काफ़ी बार रियल में देखा भी होगा, एक व्यक्ति जिनके बाल वगैरह बिल्कुल सफ़ेद हो चुके हैं, ठीक है, आईब्रोज वगैरह आप लोग देख पाओगे, ये एल्बिनिज्म की कंडीशन देखने को मिलती है। और इसी एल्बिनिज्म के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है, इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है बेसिकली 13 जून को हर साल। एल्बिनिज्म एक नॉन कॉन्टेगियस बीमारी आपको देखने को मिली, कहीं ये फैलती नहीं है, लेकिन देखो अपने आप में बहुत रेयर है, बहुत कम ही लोगों को होती है, और जेनेटिकली देखने को मिलेगी। मतलब कि यहाँ पे फैमिली में किसी को है तो उनके जेनेटिक्स के बेसिस पर दूसरे व्यक्ति को हो जाएगी, फिर वो ऐसे जेनेटिकली आगे बढ़ती रहती है। अब इसके पीछे का कारण क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। एल्बिनिज्म के पीछे का कारण है लैक ऑफ मेलेनिन। मेलेनिन की कमी हो जाती है, इसी की वजह से यहाँ पर एल्बिनिज्म का जो सिचुएशन है वो क्रिएट होता है। अब मेलेनिन क्या है, तो मेलेनिन यहाँ पर एक सब्सटेंस है आपके बॉडी के अंदर, जो कि आपके हेयर, आई और स्किन के कलर को प्रोड्यूस करता है, उसके पिगमेंटेशन को प्रोड्यूस करता है। अगर आपके बॉडी के अंदर ज़्यादा मेलेनिन होगा तो आपकी आंखें ज़्यादा काली होंगी, ज़्यादा डार्क होंगी, बाल ज़्यादा काले होंगे, है ना, तो डार्कर आपका स्किन भी होगा। तो मेलेनिन के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। और किसी बॉडी के अंदर मेलेनिन यहाँ पे कम होगा तो उसकी आइज़ का जो कलर है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफ़ेद रहेगा, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, और जो स्किन है वो भी यहाँ पर सफ़ेद हो जाती है। तो ये मेलेनिन है, ध्यान रखना, मेलेनिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी रिसेंटली भी काफ़ी चर्चा में आया था ये। तो जितना भी मेलेनिन का अमाउंट है आपके बॉडी के अंदर, वो डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर। इनफैक्ट जेनेटिक्स के ऊपर, आपके जेनेटिक्स कैसे हैं उस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। प्लस आपके फैमिली के अंदर कोई लोग इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर सफ़र कर रहे हैं तो वो चीज़ें भी डायरेक्टली उस व्यक्ति पर, यानी आने वाली पीढ़ी पर इम्पैक्ट करती है। यहाँ पर आप देख पाओगे जितने भी लोग होते हैं एल्बिनिज्म से, उनको देखने में काफ़ी हद तक परेशानी होती है ना। प्लस यहाँ पर स्किन कैंसर भी उनके अंदर होने के काफ़ी सारे चांसेस बन जाते हैं। अब बात करें तो ये बीमारी कितनी गंभीर है, तो यहाँ पे बोला जाता है अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड में देखें तो पूरे वर्ल्ड में लगभग आप कह सकते हो हर 17,000 लोगों में से एक व्यक्ति कहीं ना कहीं एल्बिनिज्म से सफ़र कर रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग 1 लाख से लेकर 2 लाख जो लोग हैं इंडिया के अंदर में, उनके अंदर भी ये एल्बिनिज्म पाया जा रहा है, एल्बिनिज्म है उनके अंदर, ठीक है ना। तो एल्बिनिज्म इन्फेक्शियस नहीं है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, कॉन्टेगियस भी नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके पीछे का कारण क्या है वो आप लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। अगले आर्टिकल पर आते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में, जो कि अभी 2020-21 वाला रिलीज़ किया गया है। द हिंदू का आर्टिकल है। इस सर्वे ने बताया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है यानी बेरोजगारी है वो लगातार डिक्रीज हुई है, बेरोजगारी कम हुई है। तो कहाँ से रिलेट कर सकते हो, ये सारे टॉपिक यहाँ पर सिलेबस के मेंशन कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये रही रिपोर्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स की। इसको रिलीज़ करने वाली बॉडी यहाँ पे भारत सरकार ने रिलीज़ किया है, खासकर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन, जिसको हम लोग मॉस्पी के नाम से जानते हैं, या फिर आप नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बोल सकते हो। तो एनएसओ बेसिकली यहाँ पर एनएसओ ने फाइनली यहाँ पर पीएलएफएस को रिलीज़ किया था, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2020-21 के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो 2020-21 में यहाँ पे लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन रेट कैसा रहा है। देखो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे मतलब ये है कि जो लेबर फोर्स है इनका पार्टिसिपेशन कैसा रहा, यानी कि बेरोज़गारी कैसी रही है और वर्कर पॉपुलेशन का रेशियो कैसा रहा है, वो सारी बातें मेंशन करता है। तो सबसे पहला पॉइंट इस रिपोर्ट ने बताया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लेकर। तो बेरोज़गारी का जब हम लोग दर देखते हैं तो इसने ये बोला कि साल 2020-21 के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोज़गारी जो है ये फेल यानी कि कम हुई है। बेरोजगारी कम कितनी हुई है, 4.2% से कम होती हुई नजर आई है। हालांकि साल 2019 में यही बेरोजगारी 4.8% थी, अब ये कम होकर 4.2% हुई है साल 2020-21 के अंदर। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट उन्होंने मेंशन किया लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का, यानी कितने लेबर ने एक तरीके से अपना पार्टिसिपेशन दिखाया, कितने लेबर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो जो पर्सन का परसेंटेज है, खासकर लेबर फोर्स में जो काम कर रहे हैं उनका जो परसेंटेज है, जब हम लोग इसको देखते हैं तो ये भी यहाँ पर आप कह सकते हो इंक्रीज़ हुआ है। साल 2019-20 के अंदर में ये 40.1% था और अभी साल 2020-21 के अंदर ये 41.6% पहुंचा है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी बढ़ा है, लोगों ने यहाँ पर काम के अंदर पार्टिसिपेशन दिखाया है, लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। उसके बाद में तीसरा आता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, यानी पॉपुलेशन के हिसाब से कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। तो ये भी इंक्रीज़ है पिछले साल से। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो पिछले साल यहाँ पर एक तरीके से ये था 32.82% और 38.2% और इस साल यहाँ पर है ये 39.8%। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। बाकी माइग्रेशन रेट की बात करें, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर काम करना, तो माइग्रेशन रेट है वो यहाँ पर 28.9% का है, ये यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में। तो 2020-21 का सर्वे है जिसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया। मेल फीमेल का कितना रेट है उसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे कुछ टर्म्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, अभी हमने पढ़ा ये क्या होता है। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो को हम लोग डिफाइन करते हैं परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन द पॉपुलेशन, यानी जितनी भी जनसंख्या है उसमें से कितने प्रतिशत लोग एम्प्लॉयड हैं, यानी उनको रोजगार मिला हुआ है। उसी प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये आपको पता ही है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हम लोग डिफाइन करते हैं कि बेसिकली यहाँ पर कितने लोग एक तरीके से बेरोजगार देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, इसको मैंने जानबूझ के पिक्चर को लगाया है। इंडिया के अंदर आपको अलग अलग प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी देखने को मिलती है और इसके बारे में हमने काफ़ी बार डिटेल से अपने द हिंदू के अंदर करंट अफेयर के वीडियो के अंदर डिस्कशन कर रखा है। बताना आपको यह है कि ये जो 6 के 6 अनएम्प्लॉयमेंट है इनको डिफाइन करना है नीचे कमेंट सेक्शन में। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन कोशिश करना इनको डिफाइन कर सको। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल, स्ट्रक्चरल, साइक्लिकल, टेक्नोलॉजिकल और फ्रिक्शनल, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इन 6 के 6 टाइप की जो बेरोजगारी हैं इनको आपको नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करना है। तो लेबर फोर्स क्या होता है ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि हाँ भाई जो कितने लोग हैं जो कि एक तरीके से एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयमेंट है उसको लेकर चर्चा करता है। करंट वीकली स्टेटस अप्रोच क्या होता है, देखो करंट वीकली स्टेटस की हम लोग जब बात करते हैं तो इसका मतलब यह है अ पर्सन इज कंसिडर्ड अनएम्प्लॉयड इफ ही शी नॉट इवन वर्क इवन फॉर 1 आवर। मतलब समझते हैं जब भी बात की जाती है बेरोजगारी की तो 2 तरीके देखे जाते हैं, करंट वीकली स्टेटस और दूसरा यहाँ पर यूजुअली यहाँ पर मतलब परमानेंट लेवल पर, मतलब परमानेंट लेवल कोई भी मैक्सिमम पीरियड हो सकता है, 1 साल 2 साल 3 साल। लेकिन जो करंट वीकली स्टेटस होता है इसका मतलब पिछले सप्ताह, मान लो पिछले सप्ताह 7 दिन थे, अगर उन 7 दिन में किसी भी एक व्यक्ति ने 1 घंटा भी काम नहीं किया है, ही शी डिड नॉट वर्क इवन फॉर 1 आवर ऑन एनी डे ड्यूरिंग द वीक, पूरे सप्ताह में उसने अगर 1 घंटा भी काम नहीं किया है तो वो बेरोजगार कहलाता है, वो यहाँ पर अनएम्प्लॉयड कहलाता है। तो करंट वीकली स्टेटस क्या है, वो वीक से संबंधित है, हमारे सप्ताह से संबंधित है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रख सकते हो।
बाकी सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स, बहुत सारे यहाँ पे प्रोग्राम्स चलाए ताकि हम लोग बेरोज़गारी को टैकल कर सकें, बेरोज़गारी से लड़ सकें। जैसे स्माइल हो गया, पीएम दक्ष हो गया, एमजी नरेगा हो गया, फिर पीएम केवीवाई हो गया। इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। इसको मैं भी रीड ही करूँगा, तो इससे अच्छा यह है कि आप लोग यहाँ पर एक बार रीड कर लो वीडियो को पॉज करके, या फिर आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ में आपको ये सारी चीज़ें एज इट इज़ मिलने वाली ही हैं। बाकी ये काम करना है आपको, अनएम्प्लॉयमेंट डिस्क्राइब करने हैं सारे के सारे, और ये अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ये मैंने आगे एक्सप्लेन कर दिए हैं, इनको यहाँ से भी पढ़ सकते हो। अगले आर्टिकल पर आते हैं, एक और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। चर्चा की जा रही है पृथ्वी सेकंड मिसाइल के बारे में। तो पृथ्वी 2 मिसाइल क्या है, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अभी इसको यहाँ पर सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस आर्टिकल को डिटेल से पब्लिश किया। तो जीएस पेपर 3 डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी से इस आर्टिकल को आप लोग रिलेट कर सकते हो। इशू क्या है, तो इंडिया ने सक्सेसफुली अभी नाइट ट्रायल कर लिया है सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2। तो ये क्या है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी आसमान से आसमान में हम लोग इसको छोड़ सकते, सतह से सतह पर हम लोग छोड़ सकते हैं, सरफेस से सरफेस पर। उसके बाद यहाँ पर एक बैलिस्टिक मिसाइल देखने को मिलता है, आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। और न्यूक्लियर पावर की इसके अंदर कैपेबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे इस प्रकार से इसकी टेस्टिंग करी गई है। जब हम लोग बात करते हैं तो ये तो अभी यहाँ पे सक्सेसफुली टेस्टिंग कर ली गई है पृथ्वी सेकंड मिसाइल की। इससे पहले अग्नि 4 की टेस्टिंग की गई थी, ये भी ध्यान रखना। इससे पहले अग्नि 4 की टेस्टिंग की गई थी, अभी यहाँ पर पृथ्वी सेकंड की टेस्टिंग की गई है। जब हम लोग पृथ्वी सेकंड मिसाइल के बारे में चर्चा करते हैं तो ये एक ऐसी मिसाइल है जिसको भारत ने खुद, यानी इंडिजीनियसली खुद हम लोगों ने डेवलप किया है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस मैंने आपको बताया, सतह से सतह तक यहाँ पर जाने वाली मिसाइल देखने को मिलेगी। इसकी जो रेंज है वो 250 किलोमीटर से लेकर, यानी 250 से लेकर 350 किलोमीटर्स के आसपास देखने को मिल सकती है। लगभग 1 टन तक का ये लोड कैरी कर सकता है ये मिसाइल। पृथ्वी सेकंड मिसाइल यहाँ पर एक सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल मिसाइल देखने को मिलेगा। इसमें देखो मिसाइल के अंदर अलग अलग स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1 स्टेज 2। तो सिंगल स्टेज है और यहाँ पर लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया कि देखो मिसाइल को उस प्रकार से बनाया गया कि रडार की पकड़ में भी ना आए, और प्लस इसका हाई प्रेसिजन रेट देखने को मिलेगा, मतलब बहुत सटीक तरीके से यहाँ पे अपने टारगेट को ये हिट करेगा। प्लस इस मिसाइल को हम लोगों ने ऑलरेडी इंडक्ट कर लिया था फर्स्ट टाइम, यानी कि सबसे पहली बार हम लेकर आए थे साल 2003 में। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये मिसाइल यह है, इसका कैपेसिटी कितनी है, 9 मीटर की हाइट है, और इसको इंडक्शन ईयर है, सबसे पहली बार इसको हम लोग लेकर आए थे साल 2003 में। जो हम लोगों ने साल 2003 में इसको बनाया था तो एक प्रोग्राम के अंडर में बनाया गया था जिसका नाम है IGMDP, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको डेवलप खाली इस प्रोग्राम ने नहीं किया है, इसको डेवलप किया गया है DRDO के माध्यम से, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO ने यहाँ पर इसी प्रोग्राम के अंडर में इस मिसाइल को बनाया, और इस प्रोग्राम के अंडर में ना केवल पृथ्वी मिसाइल बनाई गई है, और भी बहुत सारी मिसाइल्स बनाई गई हैं। अभी इसके बारे में बताऊँगा। तो इस IGMDP का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के लिए हमारे जो APJ अब्दुल कलाम जी हैं, इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। अभी फिलहाल एक चीज़ मैं और बता दूं, अभी हमने इतनी देर से पढ़ा सरफेस टू सरफेस तो समझ लिया, लेकिन ये एक बैलिस्टिक मिसाइल भी है। तो बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या होता है, देखो मान लो यहाँ से हम लोग अपने मिसाइल को लॉन्च कर रहे हैं, और ये पर्टिकुलर एक टारगेट है जहाँ पे हमें अपने टारगेट को हिट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से मिसाइल को लॉन्च करेंगे। जो बैलिस्टिक वाली मिसाइल होती है वो इस प्रकार से जाती है, पहले यहाँ पर ये हमारे एनवायरमेंट से बाहर निकल जाती है, और फिर बाद में एनवायरमेंट में एंटर करती है और अपने टारगेट को हिट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये इसका पाथ होता है। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होती है उसका पाथ कैसे होता है, यहाँ से हमने लॉन्च किया तो इस प्रकार से आया और डायरेक्टली यहाँ पर एनवायरमेंट के अंदर ही अंदर रहकर अपने टारगेट को हिट कर दिया। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक एंड द क्रूज मिसाइल। क्लियर हुआ, ये टेस्टिंग के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। जब हम लोग बात करते हैं पृथ्वी मिसाइल्स के बारे में तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल देखने को मिलेगा। इसका जो डेवलपमेंट है उसकी शुरुआत हम लोगों ने 1983 में कर दी थी, और खुद का यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप किया। इसको सबसे पहली बार फायरिंग इसकी टेस्टिंग करी गई थी 1988 के अंदर में श्रीहरिकोटा से। तो उस समय पर ये इसकी रेंज वगैरह कम हुआ कर दी थी, धीरे धीरे हम लोगों ने इसके अंदर और भी डेवलपमेंट हासिल किया। फिर पृथ्वी 1 मिसाइल को लेकर आए। पृथ्वी 1 मिसाइल को सर्विस में लाया गया हमारी इंडियन आर्मी के साथ में, लगभग 1994 से ये लगातार सर्व कर रही है। उसके बाद अभी के टाइम पे जो प्रहार मिसाइल है इसने हमारी पृथ्वी 1 मिसाइल को रिप्लेस भी कर दिया है। फिर अभी जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी 2 के बारे में, तो पृथ्वी 2 मिसाइल जो है ये सर्विस में लाई गई थी 1996 के अंदर में। तो लगातार अपग्रेडेड वर्जन आते रहे, और अभी भी यहाँ पर एक नए वर्जन का हम लोगों ने टेस्टिंग करी है।
उसी प्रकार से पृथ्वी थर्ड मिसाइल आपको देखने को मिल जाती है। इसकी रेंज और भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसको भी यहाँ पे हम लोग 2004 में इसकी टेस्टिंग कर चुके हैं। अब जब हम लोग मिसाइल की बात करते हैं तो मिसाइल में आपको अलग अलग क्लासिफिकेशंस देखने को मिल जाते हैं। क्लासिफिकेशंस का मतलब यह है मिसाइल्स के प्रकार क्या होते हैं। तो एक होता है क्रूज़ और बैलिस्टिक, ये दोनों हम लोगों ने समझ लिया है। और किस किस प्रकार में लॉन्च मोड होता है, यानी कि कैसे कैसे लॉन्च किया जा सकता है। तो पहला होता है सरफेस टू सरफेस, यानी सतह से सतह तक। दूसरा सरफेस टू एयर, यानी ज़मीन से आसमान में छोड़ने वाला। देन उसके बाद सरफेस टू सी हो गया, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, सी टू सी, सी टू सरफेस। एंटी टैंक मिसाइल, यानी कि दुश्मन के टैंक को उड़ाने के लिए मिसाइल बनाई गई है। तो ये सारे यहाँ पे लॉन्च मोड होते हैं। रेंज की बात करें, कुछ शॉर्ट रेंज मिसाइल होती हैं, छोटी रेंज की होती है, कुछ मीडियम होती है, कुछ लॉन्ग रेंज होती है, और कुछ इंटरकॉन्टिनेंटल होती हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लंबी रेंज की कुछ मिसाइल्स होती हैं। प्रोपोल्शन की बात करें तो कहीं पर सॉलिड प्रोपोल्शन, कहीं पर लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं पर हाइब्रिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है सॉलिड लिक्विड को मिलाकर, कहीं पर रामजेट टेक्नोलॉजी, कहीं पर स्क्रैमजेट, कहीं पर क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे प्रोपोल्शन सिस्टम होते हैं जिसके मदद से यहाँ पर जो ये मिसाइल है ये चलती है, ये वर्क करती है। ठीक है ना। मैंने आपको बताया पृथ्वी 2 मिसाइल को इस प्रोग्राम के अंदर डेवलप किया गया है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके बारे में ध्यान रखना, यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ चुका है। जब हम लोग बात करते हैं IGMDP के बारे में, तो ये प्रोग्राम यहाँ पे चलाया गया था ताकि हम लोग मिसाइल्स को डेवलप कर सकें। और इस प्रोजेक्ट की जो स्टार्टिंग है वो 1982 से लेकर 1983 में करी गई थी, हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के लीडरशिप के अंडर में। और इसी प्रोग्राम की वजह से डॉक्टर अब्दुल कलाम जी यहाँ पे जाने जाते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से, जिनके बेसिस पर आपने आज का थंबनेल भी देखा होगा। तो ये जो गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम है इसको पूरी तरह से कंप्लीट किया जाता है यहाँ पर 2008 के अंदर में। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस प्रोग्राम के अंदर में हम लोग 5 मिसाइल्स को डेवलप करते हैं। कितनी? 5 मिसाइल्स को। जो 5 मिसाइल्स आज के टाइम पर देखने को मिलती हैं वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, उसकी वजह से। देन यहाँ पे 5 मिसाइल को कैसे याद रख सकते हो? पटना के नाम से याद रख सकते हो। पटना जैसे P से यहाँ पे स्टैंड करता है पृथ्वी मिसाइल हो गई, और A से आकाश हो गया, T से त्रिशूल हो गई, देन N से नाग हो गई, और A से अग्नि हो गई। तो ये सारी मिसाइल्स आपको देखने को मिलती हैं। ये आप देख पाओगे कौन कौन सी मिसाइल है। जैसे पृथ्वी है, सरफेस टू सरफेस है, शॉर्ट रेंज वाली मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, ये अभी हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है ना। तो ये यही 5 पटना नाम की मिसाइल्स जिसके बारे में आप लोग देख पा रहे होंगे, ये डेटा आपको मिल जाता है इस पर्टिकुलर PPT के अंदर में। अगले आर्टिकल पर आते हैं, लेकिन इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल उसको कवर करते हैं। पहले ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बायोमास को फायरिंग क्या होती है हम लोग यहाँ पर ये जानने वाले हैं। इसको आप लोग GS पेपर 2 और 3 दोनों से रिलेट कर सकते हो। खासकर आप लोग GS पेपर 3 एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन टॉपिक से रिलेट कर सकते हो। तो डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है। डाउन टू अर्थ एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है आपकी मैगजीन जो आती है, तो इसमें से बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल्स आते हैं। आज आप एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो, बायोमास को फायरिंग क्या होती है, बायोमास को फायरिंग जानेंगे। ठीक है। तो अभी यहाँ पे बायोमास को फायरिंग के मामले में भारत बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। इसी वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। इशू यही है कि हमारे पास बायोमास पैलेट की कमी है, तो हम लोग बायोमास को फायरिंग नहीं कर पा रहे हैं। चलो समझते हैं। पहले ये जानते हैं आखिरकार बायोमास होता क्या है। तो बायोमास बेसिकली एक प्लांट और एनिमल मटेरियल देखने को मिलेगा, जिसका हम लोग प्लांट एनिमल मटेरियल का मतलब है, मान लो यहाँ पर एक तरीके से कोई प्लांट है, प्लांट रेसिड्यू हो गया, या यहाँ पर एनिमल का गोबर हो गया, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। कुछ कूड़ा करकट हो गया, एग्रीकल्चर की क्रॉप्स हो गई, ठीक है, जो फसलें हो गई, फसलों में से बहुत सारा वेस्ट निकलता है, वो कूड़ा हो गया, लकड़ी हो गई, लकड़ी का कूड़ा हो गया। तो ये प्लांट और एनिमल जो मटेरियल है इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, हीट को प्रोड्यूस करने के लिए। इसी को हम लोग बायोमास बोलते हैं। तो प्लांट एनिमल जो मटेरियल होता है जिससे हम लोग एनर्जी को जनरेट कर सकें, दैट इज़ कॉल्ड बायोमास। एग्जाम्पल के तौर पर वुड हो गया, एनर्जी क्रॉप्स हो गए, या फिर जंगल से निकला हुआ कूड़ा वेस्ट हो गया जिसमें लकड़ी के टुकड़े बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, यार्ड हो गया, फार्म हो गया, ये सब यहाँ पे बायोमास का एग्जाम्पल है। और बायोमास हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स रहा है। तो आप कहोगे इससे फ़ायदा क्या होगा? सर इससे फ़ायदा ये होगा कि ये पोल्यूशन कम करता है। अब पोल्यूशन कम करता है तो इससे क्या होगा? देखो इससे ये होगा, करेंट टाइम पे हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली बनाते हैं तो पावर प्लांट्स के अंदर बनाई जा रही हैं। अब पावर प्लांट से एनर्जी जनरेट करने के लिए हम लोग कोयले को जलाते हैं। अब ध्यान रखना, कोयले को जलाकर हम लोग एनर्जी को जनरेट करते हैं। जितना ज़्यादा कोयला जलेगा उतना ज़्यादा पोल्यूशन होगा, ठीक है, ये भी आप लोग को पता है। लेकिन आप लोग ये देखो, हम लोग बायोमास का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि आधा कोयला लगाएं और आधा बायोमास लगाएं। तो बायोमास को फायरिंग का मतलब यह है कि बायोमास और कोयला दोनों को मिलाकर, दोनों का मिक्सचर से हम लोग क्या कर सकें, एनर्जी को जनरेट कर सकें।
अब आप ही सोचो, बायोमास यहाँ पर पोल्यूशन नहीं करता, कोयला पोल्यूशन करता है। तो यहाँ पे हम लोग कोयले को जब आधा यूज़ करेंगे तो पोल्यूशन अपने आप ही कम होने लगेगा, क्योंकि आधे कोयले की जगह हम लोग बायोमास का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बायोमास के बेनिफिट्स क्या होते हैं? बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। ठीक है, रिन्यूएबल है, वाइडली अवेलेबल है, बहुत मिलता है, कार्बन न्यूट्रल है, जैसे मैंने आपको बताया, पोल्यूशन पैदा नहीं करता है, एक प्राइमरी एनर्जी है, नेचुरल रिसोर्स है, बहुत सारी चीज़ें। हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन है, मैक्सिमम पॉपुलेशन वो इसी एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये बायोमास आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, ये क्लियर हुआ। बायोमास के बारे में आप लोग समझ गए। अब बायोमास को फायरिंग क्या होती है मैंने आपको समझाया। देखो, बायोमास को फायरिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां पर हम लोग कोयले का सब्स्टिट्यूट, या फिर आप कह सकते हो बायोमास को कोयले के साथ में हम लोग क्या करेंगे, बॉयलर के अंदर बॉयल करके, या आप कह सकते हो उसको कंबस्ट करेंगे। अब उस कंबस्शन के दौरान यहाँ पर जो एनर्जी मिलेगी उसमें आप कह सकते हो कोयला और बायोमास दोनों का इस्तेमाल हुआ है, दैट इज़ वाई पोल्यूशन भी कम होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा बायोमास को फायरिंग का कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो दिक्कत यही है कि जो बायोमास पैलेट होते हैं इसकी कमी है आज के टाइम पर, जिसकी वजह से बायोमास को फायरिंग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब बायोमास को फायरिंग नहीं कर पाएंगे तो जिसकी वजह से हमें कोयले को ज़्यादा जलाना पड़ेगा, और कोयले को ज़्यादा जलाना है तो उससे यहाँ पर पोल्यूशन वगैरह भी ज़्यादा होगा। अब बायोमास को फायरिंग का इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, इसके क्या सिग्निफिकेंस, क्या फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं? सबसे पहली चीज़, एमिशन को कम करेगा, ये आपको रट चुका होगा, यानी पोल्यूशन कम होगा। दूसरा, यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बायोमास का इस्तेमाल करने लगे, कोयले के साथ में जलाएंगे, तो इससे हम लोग, अगर आप कह सकते हो हम लोग 5 to 7% तक का कोयले का सब्स्टिट्यूट यानी कि बायोमास का इस्तेमाल करने लगें, तो इससे लगभग 38 मिलियन टन के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को हम लोग बचा सकते हैं, पोल्यूशन को रोक सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद जो वेस्ट वगैरह निकल रहा है, जैसे स्टबल, पराली हो गया, अभी करते क्या है, स्टबल को जला दिया जाता है, पराली को जला दिया जाता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है पंजाब के अंदर और भी वहाँ के अदर स्टेट्स के अंदर में। हर साल नवंबर के टाइम पर आप देख पाओगे स्टबल बर्निंग को लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स पब्लिश होते हैं कि अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो यहाँ पर उस पराली का हम इस्तेमाल कर सकते हैं बायोमास जनरेशन के अंदर में, तो बायोमास का ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, इंडिया के अंदर अवेलेबल भी काफ़ी ज़्यादा आपको ये देखने को मिलेगा, तो ये इसका एक बेनिफिट है। बाकी चैलेंजेस के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या है कि देखो, बायोमास जो पैलेट है, यानी जो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, बायोमास पैलेट जो हम लोग बनाते हैं बायोमास का इस्तेमाल करके, ये इसकी कमी है। मतलब हम लोग को 95,000 से लेकर 96,000 टन्स के आसपास बायोमास पैलेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है हर रोज़। इतनी रिक्वायरमेंट है कि हर रोज़ हमें इतना बायोमास चाहिए, तब जाके हम लोग को फायरिंग कर पाएंगे, तब जाकर हम लोग एक अच्छा सा प्योर एनर्जी को जनरेट कर पाएंगे। लेकिन इंडिया का जो पैलेट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो इससे कई गुना कम है। हम लोग रिक्वायर कर रहे हैं 95,000 से 96,000 के बीच में, लेकिन इंडिया की जो कैपेसिटी है वो ओनली 7,000 टन्स के हिसाब से है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हम लोग यहाँ पे बायोमास के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर फेल हो रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर ये क्या है कि हम लोग इस प्रोसेस को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। बाकी इसी प्रकार के बहुत सारे इनिशिएटिव है जो कि सरकार ने चलाए हैं, उसके बारे में ध्यान रख सकते हो। फिलहाल तो ये बायोमास को फायरिंग आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। चलो आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत गौरव स्कीम के बारे में जानेंगे हम लोग। अब इसके ऊपर कल मैंने एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया था, आपको याद होगा, मतलब वो 5-6 मिनट का वीडियो होगा, जहाँ पे मैंने आपको बताया था इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन को अभी चला दिया गया है। अब इंडिया की जो ये पहली प्राइवेट ट्रेन है, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। इनफैक्ट हमारे कंट्री के जीडीपी के अंदर इसका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, ये भी मैंने आपको समझाया था। तो इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 1 से वैसे रिलेट कर सकते हो, आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स हैं, और जीएस पेपर 3 से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से भी आप रिलेट कर पाओगे। तो आर्टिकल का इंपॉर्टेंस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। तो कल मैंने वैसे इसके ऊपर सिंगल वीडियो बनाया था कुछ मिनट का, लेकिन कोई बात नहीं, किसी ने देखा होगा किसी ने नहीं देखा होगा, तो यहाँ पे इसमें हम लोग थोड़े से मिनट में कवरेज कर देंगे पूरा का पूरा। इंडियन एक्सप्रेस ने इस पूरे के पूरे आर्टिकल को पब्लिश किया है। समझते हैं इशू क्या है। तो इशू यह है कि भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन को भारत गौरव स्कीम के अंदर फ्लैग ऑफ कर दिया गया, हरी झंडी दिखा दी गई है, चला दिया गया है। और ये जो ट्रेन है ये कोयम्बटूर से आप कह सकते हो शिरडी साईं तक गई है। तो कोयम्बटूर से शिरडी साईं तक इसने अपना पूरा का पूरा ट्रैवलिंग तय किया है, और इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो भारत गौरव स्कीम क्या है? देखो, भारत गौरव स्कीम को ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया था नवंबर 2021 के अंदर।
इस स्कीम के अंदर ट्रेन्स को यहाँ पे चलाया जा रहा है, लेकिन ट्रेन्स को चलाया जाएगा प्राइवेट ऑपरेटर्स के थ्रू। अब प्राइवेट ऑपरेटर कोई भी हो सकता है, यहाँ पे ध्यान रखना, एनीवन, सोसाइटी, ट्रस्ट, कंसोर्शिया, इवन जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पर इन ट्रेन्स के लिए अप्लाई कर सकती है, इंडियन रेलवेज को अप्रोच कर सकती है और वहाँ से यहाँ पर इन ट्रेन्स को चला सकती है। चलाया प्राइवेट के बेसिस पर जाएगा। और ये जो ट्रेन होंगी इस भारत गौरव स्कीम के अंदर वो थीम बेस्ड ट्रेन होंगी, ध्यान रखना। अब थीम बेस्ड ट्रेन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। थीम बेस्ड ट्रेन का मतलब है कोई रेगुलर ट्रेन नहीं है, कोई सामान ढोने के लिए, पैसेंजर ढोने के लिए ट्रेन नहीं है, ये हर रोज़ नहीं चलने वाली है। ये थीम बेस्ड का मतलब है कि एग्जाम्पल के तौर पर जो अभी ट्रेन चलाई गई है इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन, वो बेसिकली यहाँ पर साईं बाबा को डिनोट करती है, साईं बाबा का थीम है, ठीक है। कोयम्बटूर से शिरडी साईं पहुंची है वो। और इसी प्रकार से और भी ट्रेन चलाई गई हैं। एग्जाम्पल के तौर पर गुरु कृपा यहाँ पर उन सारी जगह पर विजिट करेगी जो कि गुरु नानक जी से संबंधित प्लेसेस हैं। वैसे आपको रामायण देखने को मिलेगा, रामायण उन जगह को विजिट करेगी जो कि लॉर्ड राम जी से संबंधित प्लेसेस हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर थीम बेस्ड आप लोग समझ गए होंगे। तो ये जो भारत गौरव स्कीम के अंदर ट्रेन चलाई जाएंगी वो थीम बेस्ड ट्रेन होंगी, यानी एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक थीम होगा उनका। क्लियर हो गया। बाकी आप लोग देख पाओगे रामायण एक्सप्रेस के बारे में हमने चर्चा कर ली है। बाकी भारत गौरव स्कीम क्या है ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। ऑपरेटर जो होगा वो यहाँ पर एक तरीके से प्राइवेट ऑपरेटर होगा, प्राइवेट बेसिस पर इसको चलाया जाएगा। ये जो ऑपरेटर होगा वो हर चीज़ का ध्यान रखेगा कि जहाँ से लोग बैठ रहे हैं और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच रहे हैं, एंड टू एंड सर्विस यहाँ पर रहेंगी, प्लस लोकल ट्रांसपोर्ट रहेगा, फूड, लोकल स्टेज, सब कुछ यहाँ पर सपोर्ट जो है वो यहाँ पर ऑपरेटर ही देने वाला है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में इस स्कीम के बेनिफिट क्या होंगे, देखो इस स्कीम का बेनिफिट ये होगा कि जो लोग हैं वो हमारे खुद के जो आप कह सकते हो सांस्कृतिक विरासतें हैं उसके बारे में जानेंगे। जब ये ट्रेन जाएगी उस पर्टिकुलर प्लेस से तो काफ़ी सारी कल्चरल हेरिटेजेस को घुमाते हुए लेकर जाएगी, लोगों को उनकी संस्कृति के बारे में बताएगी। तो ये यहाँ पर इसका एक बेनिफिट है। प्लस यहाँ पे इस ट्रेन से क्या होगा, हमारा जो टूरिज़्म है वो और ज़्यादा बूस्टअप होगा, टूरिज़्म को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। अब की बार की जो ये ट्रेन चलाई गई है ना, इसको यहाँ पे जो प्राइवेट ऑपरेटर है वो है साउथ स्टार रेल, यहाँ पे लिखा हुआ है साउथ स्टार रेल एक प्राइवेट ऑपरेटर है जिसने अब की बार चलाया है। और डिस्टेंस आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, ये रहा कोयम्बटूर और ये रहा शिरडी, यहाँ से यहाँ तक इस ट्रेन को चलाया गया। बाकी मैंने आपको बताया कि इससे संबंधित और भी बहुत सारी स्कीम्स देखने को मिलेंगी, स्वदेश दर्शन स्कीम, प्रसाद स्कीम, बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव, ये सारी स्कीम्स कहीं ना कहीं टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब इतनी देर से टूरिज्म कर रहे हैं तो ये जान लेते हैं कि भारत के लिए टूरिज्म आखिरकार कितना ज़्यादा आवश्यक या कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। इनफैक्ट वर्ल्ड ट्रैवल टूरिज्म काउंसिल के अकॉर्डिंग जब हम लोग को बात करते हैं, जो टूरिज्म और ट्रैवल इंडस्ट्री का भारत में कंट्रीब्यूशन है वो साल 2020 में लगभग 121.9 बिलियन यूएस डॉलर्स का है। कैन यू इमेजिन, ये मिलियन की बात नहीं हो रही है, ये बिलियन डॉलर्स की बात हो रही है। और हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि साल 2028 तक जो हमारा इंडिया का टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन होगा इंडिया की जीडीपी के प्रति, वो यहाँ पे हम लोग पहुँचा सके 512 बिलियन यूएस डॉलर का। और इतना अगर पहुँचता है, अगेन यहाँ पर इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा टारगेट अचीवमेंट रहेगा ये। और इससे डेफिनेटली हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बहुत सारा रेवेन्यू जनरेशन भी रहने वाला है। तो फोकस हमारा यह है कि हम लोग इस वाले पर्टिकुलर टारगेट तक पहुँच सकें। इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं तो इंडस्ट्री का जो डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर में, वो यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि 2028 तक इसके अंदर एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। और इसी बढ़ावे को प्रमोट करने के लिए भारत गौरव स्कीम का एक बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। इनफैक्ट जब हम लोग बात करते हैं ट्रैवल और टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2019 की, तो इस रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, कंट्री के अंदर टूरिज्म किस प्रकार से उसको लेकर रैंकिंग दी जाती है। तो इस पर्टिकुलर 2019 की रिपोर्ट के अंदर 140 देशों में इंडिया की रैंक 34 थी। तो रैंक ज़्यादा बुरी नहीं थी, इस रैंक को हम लोग और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं अगर हम लोग थोड़ा सा टूरिज्म के ऊपर और बेटर तरीके से ध्यान दे लें तो, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हो गई भारत गौरव स्कीम को लेकर। आई होप आप लोग को यहाँ पर इसको लेकर भी एक अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है। आगे आते हैं नेक्स्ट अपने न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। नाउ नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको लेकर आने वाले टाइम पर बहुत सारे एडिटोरियल्स हमारे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर पब्लिश होने वाले हैं डेफिनेटली। डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2022 के बारे में चर्चा करेंगे। एक आर्टिकल रिसेंटली आया भी था द हिंदू के अंदर, मैंने एक छोटा सा डिस्कशन किया था। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल से इस रिपोर्ट के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस रिपोर्ट को यहाँ पे लॉन्च करने वाला है रॉयटर्स ग्रुप। ध्यान रखना, रॉयटर्स का अपने आप में बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह ही पब्लिश करते हैं। तो द हिंदू ने इस आर्टिकल को पब्लिश किया था कि भाई डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2022 आई है।
अब इस रिपोर्ट ने क्या क्या बताया है समझेंगे। वैसे तो इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 और 3 दोनों से ही रिलेट कर सकते हो। पहले समझते हैं इशू क्या है, मुद्दा क्या है। तो इस रिपोर्ट को रिलीज़ करने वाली बॉडी है रॉयटर इंस्टीट्यूट। इन्होंने यहाँ पर बताया कि लगभग कंट्री के अंदर, मतलब दुनिया भर के अंदर लगभग आप कह सकते हो 6 कॉन्टिनेंट, जो हमारे जैसे अलग अलग कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर उसके बाद अफ्रीका, एशिया। तो इन 6 कॉन्टिनेंट की बात करी जा रही है। इन 6 कॉन्टिनेंट के अंदर लगभग 46 मार्केट को कवर किया गया है और इन 46 मार्केट को कवर करके इनकी इन्फॉर्मेशन इस डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2022 के अंदर रखी गई है। तो ये सारा डेटा यहाँ पे कवर किया गया है। तो इसने क्या क्या बताया, सबसे पहली चीज़ इसने यहाँ पर देखो, इनका मेंशन यह है कि लोगों ने न्यूज़ पर विश्वास करना कम किया है या ज़्यादा किया है। लोग कितना न्यूज़ के ऊपर विश्वास कर रहे हैं वो इस रिपोर्ट ने मेंशन किया है। तो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने समझाया ट्रस्ट इशू के बारे में। तो बहुत सारे लोगों ने जो हमारा न्यूज़ कंटेंट होता है उसको कंज्यूम करना कम कर दिया है, क्योंकि लोग यहाँ पे ट्रस्ट कम करने लगे हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला गया जो ट्रेडिशनल यानी पुराने ज़माने का न्यूज़ मीडिया हुआ करता था टेलीविज़न पर और अखबारों पर, यहाँ पे लोग टाइम थोड़ा देना कम कर चुके हैं। जो कंजम्पशन है ट्रेडिशनल न्यूज़ मीडिया का वो डिक्लाइन हुआ है, ऐसा यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बताया। फिर तीसरा इसने बताया कि देखो जो भी यहाँ पर कंज्यूमर्स हैं ना, वो बहुत सारे लोग अपनी न्यूज़ को अवॉइड कर रहे हैं, और वो किस प्रकार की न्यूज़ को अवॉइड कर रहे हैं वो भी हम लोग समझेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे आपने ये देखा कि लोगों का जो कंजम्पशन है ट्रेडिशनल मेथड के प्रति वो काफ़ी कम हो रहा है। तो लोग किधर बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं डिजिटल सब्सक्रिप्शन की तरफ। लोगों के पास में स्मार्टफोन है, सुबह सुबह उठकर फेसबुक स्क्रॉल कर कर, टिकटॉक स्क्रॉल करके यहाँ पर न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेटा है ये। अब कहोगे टिकटॉक तो इंडिया में बैन है, बिल्कुल मैंने आपको बताया इंडिया के अलावा भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर से इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। अभी इंडिया की बात भी मैं करूँगा। तो लोग यहाँ पे फेसबुक टिकटॉक से ही जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है यहीं से इन न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। बाकी लोगों ने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को अवॉइड करना भी शुरू कर दिया है। जो न्यूज़ का अवॉइडेंस है वो यहाँ पे ब्राज़ील और यूके के अंदर डबल हो चुका है। 2017 के कंपैरिजन में लोग न्यूज़ को अवॉइड कर रहे हैं। अब जब लोगों से पूछा गया कि आप इन न्यूज़ को क्यों अवॉइड कर रहे हो, तो लोगों ने क्या क्या बोला। सबसे पहली चीज़ लोगों ने बोला भाई कोविड-19 को लेकर सारी खबरें छप रही हैं। तो 43% लोगों ने यहाँ पर बोला कि भैया लगातार न्यूज़ कवर हो रहा है, लगातार यहाँ पे कोविड-19 को लेकर एजेंडा चलाया जा रहा है, तो हम लोग न्यूज़ को कवर कर ही नहीं रहे, न्यूज़ को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। फिर दूसरा लोगों ने यहाँ पर 29% लोगों ने कारण बताया ट्रस्ट इशू, लोगों को विश्वास ही नहीं है यहाँ पर न्यूज़ के ऊपर। 36 लोगों ने यहाँ पर अपना एक तरीके से ओपिनियन दिया है कि भैया कि न्यूज़ पढ़ने के बाद में उनके मूड के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था। उसके बाद 17% लोगों ने दिया है कि भैया कि आर्ग्यूमेंट की तरफ आपको ये बढ़ा देता है। 6% लोगों ने यहाँ पे बोला है कि देखो न्यूज़ पढ़कर उनको पावरलेसनेस की फीलिंग आती है, वो अपने आप को अच्छा फील नहीं करते। 14% लोगों ने बोला उनके पास समय ही नहीं है न्यूज़ पढ़ने का, और 8% लोगों ने बोला कि हमें न्यूज़ समझ में ही नहीं आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से लोगों ने अवॉइड करने के ये सारे मतलब एक्सक्यूजेस दिए हैं। बाकी यहाँ पे आप देख पाओगे न्यूज़ कंजम्पशन बहुत सारी कंट्री के अंदर रोका गया। ब्राज़ील यूके के अंदर डबल हो चुका है, लोगों ने न्यूज़ पे विश्वास करना बंद कर दिया है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब बेसिकली बोला यह जा रहा है कि लोग ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पर स्मार्टफोन के माध्यम से ही सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं। ठीक है ना। तो मेन गेटवे क्या है न्यूज़ की तरफ, तो लोगों ने कहा मेन गेटवे है हमारा स्मार्टफोन। स्मार्टफोन यहाँ पे सबसे टॉप पर है। स्मार्टफोन में अलग अलग ऐप्स दे रखे हैं, अलग अलग वेबसाइट्स दे रखी है, वहीं से उन न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया को सबसे ज़्यादा लोगों ने प्रेफरेंस दिया है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। स्मार्टफोन्स का ज़्यादा कवर किया जा रहा है। मैंने आपको बताया ऑनलाइन पर लगभग 84% न्यूज़ कवर कर रहे हैं। बाकी इंडिया के अंदर क्या ट्रेंड रहा है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इंडिया भी यहाँ पर एक स्ट्रांगली मोबाइल फोकस्ड मार्केट है, यानी कि मोबाइल के ऊपर पूरी तरह से ध्यान दिया गया है। 72% यहाँ पे जो सर्वे के अंदर लोग थे इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि ये स्मार्टफोन से ही न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। 35% कंप्यूटर से कवर कर रहे हैं। और यहाँ पे इंडिया के रिस्पोंडेंट में बात करें तो ऑनलाइन से 84% लोग यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं, सोशल मीडिया से कंज्यूम कर रहे हैं, ऑनलाइन से कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन टेलीविज़न के माध्यम से बहुत कम लोग आज के टाइम पर इन न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। बाकी यूट्यूब व्हाट्सएप से भी यहाँ पर बहुत सारा न्यूज़ को कवर किया जा रहा है लोग के थ्रू। 53% लोग यहाँ पे 51% लोग व्हाट्सएप और न्यूज़ से ही यहाँ पर उनका एक आप कह सकते हो न्यूज़ कवरेज हो रहा है, वो उनका एक सोर्स ऑफ न्यूज़ बना हुआ है। बाकी एट द लास्ट यहाँ पर मेंशन किया गया
इंडिया के अंदर जो न्यूज़ के ऊपर लेवल ऑफ ट्रस्ट है वो थोड़ा सा बढ़ा है। बाकी कंट्री के अंदर हो बड़ा हो ना बड़ा हो, कम हुआ हो या कम होने में डबलिंग देखने को मिली हो, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन इंडिया के अंदर लेवल ऑफ ट्रस्ट थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पर बोला गया 41% तक यहाँ पे ट्रस्टिंग न्यूज़ देखने को मिली है। तो इंडिया के अंदर ये यहाँ पर एक चीज़ बताई गई। आई होप आप लोगों को यहाँ पर डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2022 के बारे में सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन था। 6-7 आर्टिकल हमने डिस्कस किए हैं, सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नोट्स नहीं बनाना चाहते कोई बात नहीं, पीडीएफ को अपने पास रखो और हमेशा यहाँ पर क्या करना है, हर संडे में अपना बिल्कुल पूरी तरह से जो टाइम है वो रिवीजन के ऊपर देना है। क्योंकि अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो अच्छी बात है, रिवीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं, लेकिन नोट्स नहीं बना रहे हो तो ध्यान रखना पीडीएफ अपने पास में रखना है और हर संडे प्रॉपरली पूरा दिन यहाँ पर रिवीजन करना है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से याद रख सको। इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।